Good morning, students. Welcome to the class of economics. In our last two classes, we had discussed about the success and achievements of planning in India. So as we know that every coin has two sides, हर चीज़ के दो aspects होते हैं, positive और negative. उसी तरीके से planning के भी दो aspects रहे हैं, some positive and some negative. तो positive में आ गए the success, the achievements of planning, and now we are going to discuss the negative side, which is the failures of planning. आज हम वो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि जिन फोकस एरियाज पे इंडिया ने फोकस किया था, कुछ टारगेट किया था, बट द प्लानिंग फेल्ड टू अचीव दोज टारगेट्स. तो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक. So the first topic or the first point that we have is the objection of poverty. Object means alleviation of poverty. This is where India has failed. पॉवर्टी को एलिवेट करना जो था वो हमारी प्लानिंग का सेंट्रल थीम था, मेन पॉइंट, मेन फोकस जो था वो पॉवर्टी ख़त्म करना था. बट दिस इज़ वेयर वी स्टैंड टुडे. इंडिया में देर आर 21.9% ऑफ पॉपुलेशन इज स्टिल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन. ठीक है, दे आर दोज पीपल हु आर नॉट इवन गेटिंग द एसेंशियल्स ऑफ लाइफ, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. ठीक है, एंड अमेजिंगली अगर हम बात करें एक फैक्ट की तो ये है कि पूरे वर्ल्ड में 50% of people who come under the category of absolutely poor are living in India. तो अगर पूरे वर्ल्ड में there are 100 people who are living, who are below poverty line or who are poverty stricken, उन 100 में से 50 people are living alone in India. So अब यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पॉवर्टी का रेट जो है इंडिया में कितना ज़्यादा है. देयर इज abundance of population who is living below poverty line and which is of course not a good indicator of growth of an economy. ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे बड़ा फेलियर जिसको हम काउंट करेंगे वो है एब्जेक्शन या एब्जेक्ट पॉवर्टी. कि हमारा जो टारगेट था, सबसे पहला जो थीम मेन थी कि गरीबी हटानी है अपनी इकोनॉमी से, वो हटाने में इंडियन इकोनॉमी जो है वो फेल हो गई. इट जस्ट कुडंट सक्सीड इन रिमूविंग दी पॉवर्टी. सेकेंड पॉइंट इज हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन मीन्स राइज इन दी प्राइजेस. ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंटली वी हैव फेल्ड टू टैकल द इन्फ्लेशनरी स्पायरल इन द कंट्री. क्योंकि इन्फ्लेशन का रेट जो है इंडिया में ड्यूरिंग द 5-year प्लान्स हैव कॉन्स्टेंटली इंक्रीज्ड. तो रियल इनकम जो है वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. अगर आपकी इनकम जो है सब्सटैंशियली बढ़ भी रही है, बट साथ साथ अगर गुड्स का प्राइस भी बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं आप तो कुछ सेव और इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, तो आप फर्दर जो है ग्रो कैसे करोगे. तो जैसे जैसे आपकी इनकम अगर बढ़ी है बट साथ साथ अगर इन्फ्लेशनरी स्पायरल भी आपकी इकोनॉमी में प्रिवेल कर रहा है तो आपकी रियल इनकम जो है, जो सेविंग्स हैं, वो जो है वो इरोड हो जाएंगी, वो ख़त्म हो जाएंगी. सो इकोनॉमिक डिवाइड, देयर हैज़ बीन अ ग्रेट इकोनॉमिक डिवाइड. ठीक है, तो फर्स्ट प्लान एक लौता एक एक्सेप्शन था जहाँ पे प्राइस लेवल को कंट्रोल किया गया था, उसे कम किया गया था. उसके अलावा अभी तक जितने भी प्लान्स आए हैं उन सब में प्राइजेस जो हैं कॉन्स्टेंटली बढ़ते गए हैं, which has they had recorded a steep rise, which is of course not a favorable condition of the economy. Third point is unemployment crisis. Unemployment, though Indian economy has worked greatly towards generation of employment opportunities, but बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होने के बाद भी चैलेंज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अभी भी पूरे तरीके से सबसाइड नहीं हुआ. ऐसा नहीं है इंडियन इकोनॉमी में कि देर आर पीपल who do not want to work and who want to work and they are not they are getting work. ऐसा नहीं हो रहा. So there are 53 lakh person who are still unemployed, who were unemployed during the first plan. ठीक है, with this number has substantially rose to 4 crore at the end of 11th plan. तो फर्स्ट 5-year प्लान में जहाँ से 53 लाख पीपल थे who were unemployed, ऑन द कॉन्ट्ररी 11th प्लान में वो नंबर जो है बढ़ के 4 crore हो गया. इन March 2016 नंबर ऑफ रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड इंक्रीज्ड टू 4.35 crore. Now this is a serious problem, a serious cause of social unrest. This is quite threatening to the process of growth because it was expected कि इतनी स्कीम्स और इतनी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करने के बाद भी हम अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म कर देंगे. बट ड्यू टू सर्टन रीजंस यू कैन से दैट देयर इज़ अ लैक ऑफ स्किल, देयर इज़ लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशनल फैसिलिटीज़, देयर इज़ सम लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और देयर इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस. कुछ रीज़न तो है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो पूरी तरीके से इंडियन इकोनॉमी से सबसाइड नहीं हो पा रही है. नेक्स्ट इज़ इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर.
Although there has been socially और economically Indian infrastructure ने अगर हम कंपेयर करें पहले से इम्प्रूव किया है. There has been a development of infrastructure, power, roads, dam, bridges, school, colleges, hospitals. They have improved. But उसके बाद भी there is inadequate inadequacy in this development. जैसे कि actual growth जो था, it had to match the targets of growth, but it couldn't match because there has been, और particularly अगर focus किया जाए तो shortage of power जो है वो serious constraint रहा है. Electricity generation improve हुई है, but needs and wants इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है because we are on the verge of development, we are constantly growing. तो जितना ज़्यादा हम grow कर रहे हैं, हमें उतनी ही ज़्यादा companies खुल रही हैं, उतने ही ज़्यादा offices बन रहे हैं, factories बन रही हैं. तो इन सबको प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर की ज़रूरत पड़ती है, बट वो पावर जो रिक्वायरमेंट है वो मीट नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से पावर कट्स होते हैं. तो पावर जनरेशन जो है वो अभी भी काफ़ी कम है जितनी होनी चाहिए थी. एंड दिस इज़ प्रोवाइडिंग हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ पावर जनरेशन, बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट पावर जनरेशन. बाकी के सारे जो सेक्टर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी भी कहीं ना कहीं कम हो जाती है. Last point is skewed distribution. Skewed means uneven. So economic and social equality जो है, it is the principal goal. It is considered the principal goal of planning, but कहीं ना कहीं it has been failed to achieve क्योंकि there has been a widening economic and social inequality in our economy. इसी वजह से गवर्नमेंट जो है रिजर्वेशंस ऑफर करती है जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, जहां इकोनॉमिकली और सोशली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं उनको बेनिफिट हो सके, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ स्क्यूनेस इन द इकोनॉमी. स्क्यूनेस इज अनइवननेस, कि कुछ ही सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है उसी को ही बेनिफिट्स मिल रहे हैं, बाकी जो मार्जिनली डिप्राइव्ड पीपल हैं, जो वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, जो कुछ वीकर क्लासेस ऑफ सोसाइटी हैं, उनको वो बेनिफिट्स जो है सोसाइटी के नहीं मिल पा रहे. इसी की वजह से गवर्नमेंट ने रिजर्वेशंस इंट्रोड्यूस किए हैं, कोटाज इंट्रोड्यूस किए गए हैं, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, कि इतने परसेंटेज ऑफ सीट्स या इतनी परसेंटेज ऑफ जॉब्स जो हैं वो वीकर या सोशली बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को प्रोवाइड की जाए. वाई? बिकॉज देयर हैज़ बीन अ ग्रेट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन द इकोनॉमी. So these were the failures of planning in India. Now owing to the success and failures both, अगर हम पूरा का पूरा केस स्टडी अगर हम इसको अच्छे से समझें कि प्लानिंग के सक्सेस रेट्स होने के बाद भी, अचीवमेंट्स होने के बाद भी इतने ज़्यादा फेलियर्स क्यों हैं, तो इसकी अगर हम बात करें तो इट वॉज ग्रेटली ऑब्जर्व बाय एक्सपर्ट टीम ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कि इंडियन इकोनॉमी का वीक पॉइंट क्या है, कि वो प्लानिंग तो बहुत अच्छे से करती है, बट उसका जो प्लान का जो एनफोर्समेंट है या इम्प्लीमेंटेशन है वो कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी का बहुत वीक है. ठीक है, वाई? सो द इम्प्लीमेंटेशन एंड एनफोर्समेंट जो है, दे हैव बीन कंसिडर्ड आर द प्रिंसिपल शॉर्टकमिंग्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया. वाई? बिकॉज देयर हैज़ बीन inefficient administration, there has been dishonesty in the department, there has been corruption, there has been red tapeism. So these are the factors जिसके basis पे Indian government जो है efficiently plan करने के बाद भी उसे अच्छे से implement या enforce नहीं कर पाती, क्योंकि इन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो बजट्स अप्रूव होते हैं या जो फाइनेंशियल हेल्प गवर्नमेंट को करनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं ड्यू टू दी लूप होल्स इन दी प्रोसेस, जैसे करप्शन इतना ज़्यादा है, देयर हैज़ बीन डिसऑनेस्टी इन द डिपार्टमेंट्स, इनकी वजह से वो टारगेटेड सेक्शन को वो बजट जो है या वो फाइनेंशियल हेल्प जो है वो पहुंच ही नहीं पाता, जिसकी वजह से वो प्लान्स एंड पॉलिसीज़ जितने एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट होने चाहिए उतने एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते. ठीक है, तो इट इज़ दी ओइंग टू दी ओवरऑल फेलियर ऑफ स्ट्रैटेजी ऑफ प्लानिंग. ये जो प्लानिंग 1951 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ओवरऑल इसका ये जो फेलियर जो था इसको ऑब्जर्व किया गया था, एंड बिकॉज ऑफ दिस 1991 में एक न्यूटन लेने का प्लान किया गया, एंड तब इंट्रोड्यूस किया गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जैसी थीम्स को इंट्रोड्यूस किया गया इंडियन इकोनॉमी में. इसके लिए हम ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में हम चैप्टर 6 में डिटेल में पढ़ेंगे. अभी के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो दैट what were the success, what were the failures of planning, what were the objectives of planning, what were the features of planning. So that's all we have covered in this chapter, and here we end this chapter. So that was all for this class.
if you have any doubts, any queries in relation to this chapter, not only for this topic but for previous topics as well, मैंने आपको पहले भी बताया है that you can contact your teachers through WhatsApp. तो आप जिस दिन आपको वीडियोस शेयर की जाती हैं उसी दिन आप जो है शाम को between 5 to 6 अपनी टीचर्स को कांटेक्ट कर सकते हो और अपने डाउट्स जो है उनसे डिटेल में डिस्कस कर सकते हो. थैंक यू. वी शैल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.